हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। आज हम आपको बताएंगे मैथ्स का मॉडल पेपर। मैथ्स का जो एग्ज़ाम हो रहा है उस एग्ज़ाम में किस तरह के क्वेश्चंस आ रहे हैं उसके बारे में आपको बताया जाएगा। देखिएगा, मैथ्स में जो शुरुआत के 20 क्वेश्चंस हैं वो MCQ हैं, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है, ऑप्शनल क्वेश्चन है। 4 ऑप्शन में से कोई एक ऑप्शन आपको टिक करना है। तो ऐसे क्वेश्चंस के लिए हम लोग प्रैक्टिस बढ़ाएंगे अपना, ताकि एग्जाम्स में हमें किसी तरह की कोई समस्या ना हो। तो सबसे ज़्यादा हम लोग फोकस करेंगे बाबू 1 मार्क क्वेश्चन पे, क्योंकि अगर हम 1 मार्क क्वेश्चन प्रिपेयर कर लेंगे तो हम बड़ी आसानी से लेंदी क्वेश्चंस को भी कैलकुलेट कर पाएंगे। तो आइए हम ट्राई करते हैं। 20 शानदार क्वेश्चंस लाए हैं आपके लिए, और देखिए आप उसमें से कितना क्वेश्चन खुद से सॉल्व कर पाते हैं, और नहीं समझ पाते हैं तो मैं बेसिक्स के साथ उसको समझाऊंगा भी। पहला क्वेश्चन है आपका, देखिए ये क्वेश्चन जो है हूबहू बोर्ड टाइप के क्वेश्चंस हैं, बोर्ड में ऐसे ही क्वेश्चंस आने हैं, तो इसलिए थोड़ा सा ध्यान से आप देखिए इस वीडियो। पहला क्वेश्चन है कि यदि 65 तथा 117 का HCF 65 माइनस 117 है, तो यम का मान ज्ञात कीजिए। तो यम का मान ज्ञात कीजिए। देखिए इसमें ऑप्शंस भी हैं, चाहते हैं तो मैं ऑप्शन लिख दे रहा हूँ। पहला ऑप्शन है 4, दूसरा ऑप्शन है 2, तीसरा ऑप्शन है 1 और चौथा ऑप्शन है 3। क्वेश्चन को समझिएगा। क्वेश्चन कह रहा है बाबू कि हमारे पास 65 और 117 का HCF किस रूप में दिया है, 65 यम माइनस 117 के रूप में दिया है। तो पूछा जा रहा है कि यहाँ पर यम का मान क्या होगा। तो देखिए यम का मान ज्ञात करने से पहले हम क्या करेंगे, HCF निकाल लेंगे 65 का और 117 का। आप अपने सुविधा अनुसार चाहे फैक्टराइजेशन मेथड से कर लीजिए, चाहे डिवीजन मेथड से कर लीजिए, और कैसे में भी आप 65 और 117 का पहले HCF निकालिए और उस HCF को कंपेयर कर दीजिए 65 यम माइनस 117 से। देखिएगा क्वेश्चन में गिवन क्या है हमारे पास, गिवन है बाबू कि HCF का मान है 65 यम माइनस 117 और हमें फाइंड करना है यम का मान। तो देखिए हम क्या कर रहे हैं, सबसे पहले 65 और 117 का हम HCF निकाल ले रहे हैं। देखिए डिवीजन मेथड का यूज़ कर रहे हैं। 65 से एक बार में चला जाएगा ये 117, घटेगा ये हो जाएगा 2 और ये हो जाएगा 5। फिर इसका डिवीजन कराएंगे 65 में 1 बार में, ये आएगा 13 और 13 से 52 कट जाएगा को बार में, 4 बार में। तो यहाँ से आप देख रहे हैं कि HCF का वैल्यू हमारे पास कितना आ रहा है बाबू, 13 आ रहा है। तो हम HCF के जगह पे वैल्यू पुट करेंगे कितना, 13 इज इक्वल टू 65 यम माइनस 117। ये वैल्यू माइनस में है, इधर ट्रांसफर करेंगे प्लस हो जाएगा। तो 13 प्लस 117 इज इक्वल टू 65 यम। ऐड करेंगे इसको तो ये हो जाएगा 130 इज इक्वल टू 65 यम। यम का वैल्यू हो जाएगा यहाँ से 130 बाई 65, यानी यम इजकल टू 2। कौन सा ऑप्शन हमारा सही हो रहा है वो, बी वाला ऑप्शन सही हो रहा है। इस तरह का जब भी क्वेश्चन आएगा तो जो वैल्यू दिया रहेगा उस वैल्यू का हम HCF चाहे LCM जो कुछ भी दिया है वो निकाल लेंगे, और जो गिवन डाटा है उसके साथ कंपेयर करके आसानी से कोई भी अननोन टर्म्स को हम फाइंड कर लेंगे। क्लियर है। चलिए दूसरा क्वेश्चन हम देखते हैं।
देखिए बाबू, दूसरा क्वेश्चन दिया है k का मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए समीकरण दिया है 2x का स्क्वायर, इधर लिख दे रहा है 2x का स्क्वायर माइनस के एक्स प्लस के इजकल टू 0 के मूल बराबर हों। क्वेश्चन क्या है कि हमारे पास इक्वेशन दिया है 2x का स्क्वायर माइनस के एक्स प्लस के इजकल टू 0 और उसके रूट्स इक्वल हैं बाबू, और इक्वल रूट्स के लिए k का वैल्यू क्या होगा ये हमसे पूछा जा रहा है। और ऑप्शन दिया है a वैल्यू में 0, b ऑप्शन है 4, c ऑप्शन है 8 और d ऑप्शन है 0 और 8। 4 ऑप्शन है। इन चारों ऑप्शन में से हमें बताना है कि k का वैल्यू क्या होगा जिसके लिए रूट्स जो हैं वो इक्वल हो जाएं। तो देखिएगा, सॉल्यूशन लगाते समय हम लिखेंगे फॉर इक्वल रूट्स, यानी कि मूल बराबर हैं तो इक्वल रूट्स के लिए हमारे पास बी स्क्वायर माइनस 4ac का वैल्यू क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। फॉर इक्वल रूट्स द वैल्यू ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac शुड बी 0। बी स्क्वायर माइनस 4ac का जो वैल्यू है वह 0 होना चाहिए अगर रूट्स इक्वल हैं तब। तो यहाँ से हम b का वैल्यू भर सकते हैं, क्या चीज़, माइनस k का स्क्वायर माइनस 4, a का वैल्यू भरेंगे कितना 2 और c का वैल्यू भरेंगे k इज इक्वल टू 0। यहाँ से देखिएगा ये हो जाएगा माइनस के स्क्वायर माइनस 8k इज इक्वल टू 0। इन दोनों में से हम कॉमन कर सकते हैं माइनस k को, तो माइनस k कॉमन करेंगे तो बचेगा k प्लस 8। माइनस k को कॉमन कर रहे हैं तो बचेगा k प्लस 8 इज इक्वल टू 0। या फिर इसमें एक काम करिए, k को कॉमन करिए, केवल k कॉमन कर रहे हैं तो ये बचेगा -1 ना माइनस k माइनस 8 इज इक्वल टू 0। यहाँ से हम दिखा सकते हैं k का वैल्यू 0 और माइनस k माइनस 8 का वैल्यू क्या होगा, 0 होगा। यानी कि माइनस k इजकल टू माइनस 8 प्लस 8, ये माइनस 8 होना चाहिए। k का हमारे पास दो वैल्यू मिल रहा है बाबू, एक वैल्यू मिल रहा है 0 और एक वैल्यू मिल रहा है 8। दो वैल्यू हमारे पास मिल रहा है। टू एक्स स्क्वायर माइनस के एक्स प्लस के, और इक्वल रूट्स के लिए फॉर्मूला क्या लगाना है, बी स्क्वायर माइनस 4ac इजकल टू 0। बी का वैल्यू भरे हैं माइनस के, देखिए यही गलती हो गया है, माइनस के जब भरेंगे तो माइनस के का स्क्वायर होगा तो यह हो जाएगा प्लस के, और जब प्लस के हो जा रहा है तो उस स्थिति में देखिएगा, वही मैं कह रहा हूँ कि कैसे माइनस आ रहा है वहाँ, ये हो जाएगा k का स्क्वायर माइनस 8k इजकल टू 0। k कॉमन हो जाएगा तो k माइनस 8 इज इक्वल टू 0। k को कंपेयर करेंगे 0 से और फिर k माइनस 8 को कंपेयर करेंगे 0 से, k का वैल्यू 8 आएगा और फिर k का वैल्यू 0 आएगा। तो दो वैल्यू आ रहा है हमारे पास k का, एक वैल्यू 0 है, दूसरा वैल्यू 8 है। तो इसमें कौन सा ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा बाबू, डी वाला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। क्लियर है, चलिए।
तीसरा क्वेश्चन है वो, यदि दो बिंदु चार कमा पी तथा 1,0 के बीच की दूरी 5 यूनिट है, तब P का मान होगा ए ऑप्शन है वो 4, बी ऑप्शन है +-4, सी ऑप्शन है -4 और डी ऑप्शन है 0। देखिएगा हमारे पास 2 पॉइंट दिया है, एक पॉइंट का कोऑर्डिनेट है 4, P और दूसरे पॉइंट का कोऑर्डिनेट है 1, 0 और उस समय ये कह रहा है कि दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी कितना है, 5 यूनिट है। तो P का वैल्यू क्या होगा? तो देखिएगा इसका सलूशन हम लगाएंगे तो हम जानते हैं कि डिस्टेंस इजकल टू फॉर्मूला है, डिस्टेंस इजकल टू फॉर्मूला होता है अंडर रूट में x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। तो यहाँ से डिस्टेंस कितना दिया था, 5 दिया है, 5 इजकल टू, एक काम कर रहे हैं इसका स्क्वायर कर ले रहे हैं ताकि ये रूट खत्म हो जाए। ये हो जाएगा x2 के जगह पे वैल्यू भर लेंगे 1 - 4 और प्लस y2 के जगह पे 0 - p का स्क्वायर, ये हो जाएगा 25, ये हो जाएगा -3 का स्क्वायर होगा तो 9 हो जाएगा प्लस p का स्क्वायर। यहाँ से देखिएगा 9 है, प्लस में इधर आएगा तो माइनस होगा, 25 - 9 इजकल टू p का स्क्वायर, 25 में से 9 घटेगा बाबू 16, p स्क्वायर इजकल टू 16 और स्क्वायर है जब इधर जाएगा तो अंडर रूट बनेगा और अंडर रूट के बाहर +- सिंबल लगेगा और 16 बाहर आएगा तो हो जाएगा p का वैल्यू +-4। कौन सा वाला ऑप्शन सही होना चाहिए बाबू? बी वाला ऑप्शन हमारा इसमें सही है। क्लियर हो रहा है आपको? चलिए अगला क्वेश्चन है, चौथा क्वेश्चन। थीटा कोण के किसी त्रिज्यखंड के चाप की लंबाई थीटा कोण के किसी त्रिज्यखंड के चाप की लंबाई का सूत्र है। ऑप्शन दिया है, ए ऑप्शन है θ/180 इंटू 2πr, बी है θ/180 टू πr का स्क्वायर, सी ऑप्शन है θ/360 इंटू 2πr और डी ऑप्शन है θ/360 इंटू 2πr का स्क्वायर। देखिएगा सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि लेंथ ऑफ आर्क से क्या मतलब है कि पूरा जो सर्किल होता है हमारे पास बाबू, ये जो पूरा सर्किल है, इस पूरे सर्किल में अगर हमारे पास एक आर्क बन रहा है यहाँ से यहाँ तक, मान लीजिए ए बी आर्क, तो यह आर्क ए बी जो अगर थीटा कोण के साथ बन रहा है तो उस समय इस आर्क का लेंथ पूछ रहा है। तो आपको ये समझना है कि पूरा सर्किल जो है उसका सरकमफेरेंस होता है 2πr,
सर्किल का सरकमफेरेंस क्या है 2 पाई आर, और हमसे कह रहा है कि इसका एक छोटा सा हिस्सा चाहिए, अंश चाहिए। तो हिस्सा निकालना है तो थीटा बाई 360 कर लेंगे और 2 पाई आर से मल्टीप्लाई करा देंगे। तो थीटा बाई 360 इंटू 2 पाई आर जो है, यह वाला आपका आंसर जो है वो सही हो जाएगा। इसमें थोड़ा सा आपको समझने की आवश्यकता है कि क्या पूछ रहा है। अगर एरिया पूछा होता एरिया, तो एरिया के लिए फॉर्मूला क्या होता है पाई आर का स्क्वायर, और पाई आर स्क्वायर को तब मल्टीप्लाई कराते थीटा बाई 360 से। और जब लेंथ पूछ रहा है तो लेंथ के लिए सरकमफेरेंस 2 पाई आर लगाएंगे और उसमें मल्टीप्लाई कराएंगे थीटा बाई 360 से। क्लियर हो रहा है? चलिए 5वां क्वेश्चन है आपका बाबू। पांचवा क्वेश्चन है 2 tan 30 डिग्री अपान 1 प्लस tan स्क्वायर 30 डिग्री का मान है। ऑप्शन दिया है, ए वाला ऑप्शन है sin 60, बी ऑप्शन है cos 60, सी ऑप्शन है tan 60 और डी ऑप्शन है tan 30 डिग्री। थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, जब भी इस तरह का क्वेश्चन आपको वो कैलकुलेट करना हो, आप क्या करेंगे, जो भी डाटा हमको है गिवन है उस चीज़ को कैलकुलेट किया जाए। वी हैव 2 tan 30 अपान 1 प्लस tan स्क्वायर 30 डिग्री, इसको कैलकुलेट कर रहा हूँ, 2 को 2 रहने दे रहा हूँ, और tan 30 का वैल्यू होता है वो 1/√3 अपान 1 प्लस tan स्क्वायर 30 का मतलब है 1/√3 का स्क्वायर कर लेंगे। यह वैल्यू आएगा, देखिएगा 2/√3 बाई ये हो जाएगा 1 प्लस 1/3। तो 1 प्लस 1/3 को कैलकुलेट करेंगे तो 3 प्लस 1 यानी 4/3। ये हो जाएगा अगले स्टेप में, इधर कर ले रहा हूँ मैं, 2/√3 बाई 4/3। ध्यान दीजिएगा, ये 2 से 4 कट जाएगा 2 बार में, और ये कट जा रहा है √3 से 3 कट जा रहा है √3 बार में। ये √3 चला जाएगा ऊपर, बचेगा √3/2, और √3/2 आप जानते हैं कि वैल्यू है sin 60 का। √3/2 किसका वैल्यू है वो sin 60 का वैल्यू है, इसलिए हमारा आंसर कौन सा सही होगा sin 60 वाला। इस तरह का कोई भी क्वेश्चन अगर आता है तो आप उसमें वैल्यू पुट करिए और ओवरऑल वैल्यू लास्ट में देखिए कौन सा आ रहा है, और वह साइन कॉस या टेन के किस वैल्यू के लिए वो वैल्यू है, उससे जो है कि रिलेट करके ऑप्शन में टिक लगाइए। क्लियर है? चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं वो। छवां क्वेश्चन दिया है, क्वेश्चन देखिए वो छवां क्वेश्चन है हमारे पास, यदि यम बराबर 5 तथा यन बराबर यम प्लस 7 हो, तब अंडर रूट में m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर का मान होगा। हमसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है बाबू कि यम का वैल्यू 5 है और यन का वैल्यू है यम प्लस 7, तो उस समय अंडर रूट में m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर का वैल्यू क्या होगा। और ऑप्शन है हमारे पास, ए ऑप्शन है 65, बी ऑप्शन है 26, सी ऑप्शन है 13 और डी ऑप्शन है 17। देखिएगा ऐसे क्वेश्चन को जब कैलकुलेट करना है तो हम लिखेंगे कि वी हैव वैल्यू क्या है अंडर रूट में m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर।
तो अंडर रूट में यम का वैल्यू कितना भर दिया जाए बाबू 5, और यन का वैल्यू भरना है तो यम का वैल्यू ऑलरेडी गिवन है 5 + 7 कितना हो जाएगा 12 का स्क्वायर। ये हो गया अंडर रूट में 5 का स्क्वायर 25 और 12 का स्क्वायर 144, ऐड करेंगे 169 और ये वैल्यू हो जाएगा हमारा 13। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। क्लियर है। अगला क्वेश्चन देखेंगे 6वां के बाद 7वां क्वेश्चन हमारा क्या है। सातवां क्वेश्चन है बाबू, किसी संख्या का 1/3 किसी संख्या का 1/3 99 है, वह संख्या ज्ञात कीजिए। वह संख्या ज्ञात कीजिए। संख्या दिया है 297, 197, 198 और 33। क्वेश्चन को समझिएगा बाबू। क्वेश्चन हमसे पूछा है कि हमारे पास कोई संख्या है जिसका 1/3 मान 99 है, तो वह संख्या क्या होगी। तो हम मान लेंगे कि वह संख्या क्या है x है, और x का 1/3 दिया है कितना 99, तो संख्या x हो जाएगा 99 × 3, 9 3 27, 9 3 27, 2 29, 297 हमारा ए वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 8वां। क्वेश्चन है कि यदि sin A = cos A हो तब A का मान होगा। क्वेश्चन को समझिएगा। कहा जा रहा है कि sin A इक्वल हो किसके cos A के, तो उस समय A का वैल्यू हो सकता है 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री या फिर 60 डिग्री। 4 ऑप्शन है हमारे पास। तो इसको सॉल्व करते समय बाबू जो चीज़ गिवन है उसको लिखिए पहले कि sin A = cos A हमारे पास गिवन है। sin A को हम लिख सकते हैं cos 90 - A। देखिएगा cos 90 - A = sin A होता है। cos से cos को रिलेट कर देंगे, 90 - A = A, ये हो जाएगा A + A = 90, 2A = 90, A का वैल्यू हो जाएगा 90/2, A का वैल्यू हो जाएगा 45 डिग्री। कौन सा ऑप्शन सही है, सी वाला। और वैसे भी हम जानते हैं कि sin 45 और cos 45 दोनों का वैल्यू सेम होता है, 1/√2 होता है। क्लियर है। यहाँ से 8वां क्वेश्चन के बाद 9वां क्वेश्चन देखिए वो। 9वां क्वेश्चन है हमारा कि दो वृत्तों के व्यासों का अनुपात दो वृत्तों के व्यासों का अनुपात 4/9 है। दो वृत्तों के व्यासों का अनुपात 4/9 है, तो वृत्तों की परिधि का अनुपात होगा। ऑप्शन है हमारे पास 9:4, बी ऑप्शन है 4:9, सी ऑप्शन है 2:3 और डी है 4:5। और क्वेश्चन को समझिएगा, डायमीटर का रेशियो दिया है। सॉल्यूशन लगाएंगे तो लिखेंगे D1:D2 = दिया है 4:9।
यहाँ से D1 को हम लिख सकते हैं 2R1 रेशियो 2R2 इज इक्वल टू 4:9, 2 से 2 कट जाएगा। R1 रेशियो R2 इक्वल टू हम लिख सकते हैं 4:9, ये भी लिख सकते हैं। हमसे पूछा क्या है, परिधि यानी 2πr1 अपान 2πr2 का रेशियो। देखिएगा 2π से 2π कैंसिल हो जाएगा और R1/R2 का रेशियो हमको पता है कितना, 4/9, यानी कि ऑप्शन हमारा बी वाला सही आंसर हो जाएगा। यहां से अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 क्या है। क्वेश्चन नंबर 10 है बाबू, यदि एक गोले की त्रिज्या दोगुनी कर दी जाए, यदि एक गोले की त्रिज्या दोगुनी कर दी जाए, तब उसके पृष्ठीय क्षेत्रफल में होने वाली, तब उसके पृष्ठीय क्षेत्रफल में होने वाली प्रतिशत वृद्धि होगी। क्वेश्चन को समझने का प्रयास करिएगा। कहा जा रहा है कि हमारे पास कोई गोला है और उस गोले की त्रिज्या को हम पहले के कंपैरिजन में दोगुना कर दें, तो उस समय उसका जो सरफेस एरिया होगा, उस सरफेस एरिया में कितने % की बढ़ोतरी होगी वह पूछा जा रहा है। और ऑप्शन में दिया है 100%, दूसरा ऑप्शन है 200%, तीसरा ऑप्शन है 300% और चौथा ऑप्शन है 400%। थोड़ा ध्यान दीजिएगा। ऐसे क्वेश्चन को कैलकुलेट करने के लिए क्या करेंगे, हम जानते हैं कि गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल वाला फॉर्मूला होता है 4πr²। ये इनिशियल है हमारे पास, और फिर जो नया वाला है वह है 4π2r²। दुगुना कर दिया जा रहा है, तो यहाँ पर ये हो जाएगा 4π से 4π कैंसल, r²/4r²। ये भी कैंसिल होगा, क्या होगा 1/4। यानी कि जो पुराना वाला हमारे पास है सरफेस, वह सरफेस अगर 1 है तो नया वाला सरफेस कितना है, 4 है। तो इंक्रीज इन सरफेस एरिया, इंक्रीज सरफेस एरिया कितना है, 1 से इंक्रीज कितना हो गया 4, तो 4 में से 1 घटाएंगे तो 3, तो 1 का बढ़ के 3 एक्स्ट्रा बढ़ गया, 1 से 3 एक्स्ट्रा हो गया। यानी कि अगर परसेंटेज में इसको कैलकुलेट करें तो 1 का जो 3 है वह 300% हो जाएगा। तो यहाँ से हमारा सी वाला ऑप्शन सही हो रहा है। कैसे कैलकुलेट हो रहा है एक बार फिर समझिएगा। ये हमारे पास पुराना सरफेस एरिया है और ये नया वाला सरफेस एरिया है। पुराना सरफेस एरिया और नया सरफेस एरिया में हमको संबंध मिल रहा है 1:4 का। यानी अगर पुराना अगर सरफेस एरिया 1 था तो नया सरफेस एरिया 4 है। कितना बढ़ गया, 3 बढ़ गया, और 1 के लिए 3 का मतलब है 300%। तो हमारा ऑप्शन कौन सा सही हो रहा है, सी वाला ऑप्शन सही हो रहा है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है बाबू, क्वेश्चन नंबर 11 है, किसी एपी में d बराबर -4, n बराबर 7 और an बराबर 4 है। तो हमसे पूछा जा रहा है तब a बराबर क्या होगा, यानी पहला पद क्या होगा, ये पूछा जा रहा है। और ऑप्शन में दिया है 6, 7, 20 और 28। और देखिएगा
सॉल्यूशन इसका लगाएंगे तो लिखेंगे कि हम जानते हैं कि an इक्वल टू फॉर्मूला है a प्लस n माइनस 1d। an का वैल्यू कितना दिया है 4, a का वैल्यू नहीं पता है, n का वैल्यू पता है बाबू -4 -1 और d का वैल्यू कितना है a प्लस n का वैल्यू 7 रखना है, तो 7 -1 और d का वैल्यू रखना है -4। ये हो जाएगा a प्लस ये हो जाएगा 6 इंटू -4 इज इक्वल टू 4। ये हो गया a -24, ये आएगा इधर तो प्लस में हो जाएगा 24 और a का वैल्यू हमको मिल जाएगा 28। ऑप्शन नंबर डी हमारे पास सही हो जाएगा। क्लियर हो रहा है? यहाँ से an फॉर्मूले पर वैल्यू कैलकुलेट किए हैं, a का वैल्यू यहाँ से निकाले हैं। अगला क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 12वां क्वेश्चन है 3 के प्रथम 5 गुणकों का योगफल है। 3 के प्रथम 5 गुणकों का योगफल है। ऑप्शन ए है 45, बी ऑप्शन है 55, सी ऑप्शन है 65 और डी ऑप्शन है 75। देखिएगा, अगर 3 का हमको गुणक पूछ रहा है तो कैलकुलेशन लगाते समय सबसे पहले तो हम एपी लिख लें कि 3 6 9 12 15, ये 5 गुणक हैं, इनका योग पूछ रहा है तो आपको मन करे तो सीधे जोड़ लीजिए या फिर फार्मूले को आप लगाइए। तो हम देख रहे हैं कि इन संख्याओं को जोड़ना अगर मेरे लिए आसान है तो मैं क्यों फार्मूला लगाने जाऊंगा। यहाँ से मैं इसको डायरेक्ट जोड़ सकता हूँ। ये देखिएगा 915 और ये 12 3 15 15 3 45, हमारा डायरेक्ट आंसर मिल रहा है कौन सा, ए वाला। तो हमें कोई जरूरत नहीं कि हम फार्मूले पर कैलकुलेट करें, क्योंकि एमसीक्यू क्वेश्चन है, हम आसानी से इसको ऐसे कैलकुलेट कर सकते हैं। क्लियर है? बाकी आप फार्मूला लगा सकते हैं SN वाला, n/2 इन ब्रैकेट 2a प्लस n माइनस 1d फार्मूले को लगा के भी आप कैलकुलेट करेंगे। एक बार आप जरूर उसको ट्राई करिए, फार्मूले पर इतना वैल्यू ही आएगा। अगला क्वेश्चन है, देखिएगा क्वेश्चन नंबर 13। नंबर क्वेश्चन है कि किसी समचतुर्भुज के विकर्ण क्रमशः 16 सेंटीमीटर तथा 12 सेंटीमीटर है। कितना कितना है बाबू? 16 सेंटीमीटर है और 12 सेंटीमीटर है। तो इसकी भुजा ज्ञात करना है, तो इसकी भुजा होगी, ऑप्शन में है 9 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर और 20 सेंटीमीटर। देखिएगा, सबसे पहले तो आप जानिए कि समचतुर्भुज क्या है। एक ऐसा चतुर्भुज जिसकी चारों भुजाएं बराबर हों, और ये कहा जा रहा है कि इसके विकर्ण कितने कितने के हैं, 16 के और 12 के। आपको ये जानना है बाबू कि जो समचतुर्भुज के विकर्ण होते हैं वह एक दूसरे को 90 डिग्री पे काटते हैं और बाइसेक्ट करते हैं। तो अगर ये 16 का है तो ये 8 का हो जाएगा, और ये 12 का है तो ये हो जाएगा 6 का, और तब हमें एक राइट ट्रायंगल मिलेगा, ये 6 सेंटीमीटर का, ये 8 सेंटीमीटर का। और हमें फाइंड करना है अगर ये BC, तो हमें मुख्य रूप से ये कर्ण फाइंड करना पड़ेगा। यानी साइड हमें किस रूप में मिलेगा, हाइपोटेनस के रूप का मिलेगा। और हाइपोटेनस निकालने के लिए आप फॉर्मूला पढ़े हैं कि h² = p का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर। यहाँ से हो जाएगा 8 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर, 64 प्लस 36। h का वैल्यू हो जाएगा √100। h का वैल्यू हमारे पास आएगा कितना, 10 सेंटीमीटर हमारा आंसर हो जाएगा यहाँ से।
14 नंबर क्वेश्चन देखिएगा। कहा जा रहा है कि दो संकेंद्रीय वृत्त की त्रिज्या 4 सेंटीमीटर तथा 5 सेंटीमीटर है। 4 सेंटीमीटर तथा 5 सेंटीमीटर है, तब बड़े वृत्त की जीवा का मान क्या होगा जो छोटे वृत्त के लिए स्पर्श रेखा है। ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि दो कंसेंट्रिक सर्किल हैं, दो कंसेंट्रिक सर्किल का रेडियस एक का 4 सेंटीमीटर है, एक का 5 सेंटीमीटर है। कहा जा रहा है कि बड़े सर्किल का कॉर्ड होना चाहिए, जीवा होना चाहिए, और वह छोटे सर्किल के लिए टेंजेंट होना चाहिए, स्पर्श रेखा होना चाहिए। तो उस समय उस टेंजेंट का, उस स्पर्श रेखा की लंबाई क्या होगी, वह क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है। और ऑप्शन में दिया है 3 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर, 9 सेंटीमीटर और 1 सेंटीमीटर। क्वेश्चन को थोड़ा समझेंगे बाबू। क्वेश्चन में क्या है, दो सर्किल है हमारे पास। एक सर्किल है 5 सेंटीमीटर का और एक है 4 सेंटीमीटर का, और ये जो एक टेंजेंट है हमारे पास, वह टेंजेंट बड़े सर्किल के लिए कॉर्ड है। तो यहाँ से देखिएगा, ये 5 का और यहाँ से यहाँ तक ये कितने का होगा, ये हो रहा है हमारे पास 4 का, ये 5 का, ये 4 का, तो ये हो जाएगा 3 सेंटीमीटर का। पूरा कॉर्ड पूछ रहा है तो 3 और 3 सेंटीमीटर मिले कितना सेंटीमीटर हो जाएगा, 6 सेंटीमीटर हमारा इसका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन को समझिए क्या है क्वेश्चन। कहा जा रहा है कि दो कंसेंट्रिक सर्किल हैं, दोनों का सेंटर सेम है, एक का रेडियस 4 सेंटीमीटर, एक का रेडियस 5 सेंटीमीटर। और उस समय जो बड़ा वाला सर्किल है, बड़े वाले सर्किल का एक कॉर्ड हमको ज्ञात करना है, जो कॉर्ड छोटे सर्किल को स्पर्श करते हुए जाता है, यानी उसके लिए टेंजेंट है। तो हम जानते हैं कि टेंजेंट और रेडियस जो है एक दूसरे को 90 डिग्री पे इंटरसेक्ट करते हैं, काटते हैं। तो यहाँ से अगर ये 90 डिग्री का एंगल बन रहा है, तो ये 5 है, ये 4 है, तो पाइथागोरस निकालेंगे तो ये 3 आएगा। अब हम ये जानते हैं कि किसी भी सर्किल का रेडियस इक्वल होता है, और वह जो रेडियस होता है उस पर अगर परपेंडिकुलर ड्रा किया जा रहा है, तो ये कॉर्ड को बाइसेक्ट करेगा, तो यह 3 का, तो यह 3 का, दोनों मिलकर कितने का हो जाएगा, 6 सेंटीमीटर का हो जाएगा। 15 नंबर क्वेश्चन देखिएगा। पंद्रह नंबर क्वेश्चन है, एक ठोस घनाभ जिसका डायमेंशन दिया है 49 सेंटीमीटर, 33 सेंटीमीटर और 24 सेंटीमीटर, को पिघलाकर एक ठोस गोला बनाया गया। गोले की त्रिज्या ज्ञात कीजिए। ऑप्शन में दिया है 21 सेंटीमीटर, 23 सेंटीमीटर, 25 सेंटीमीटर और 19 सेंटीमीटर। बाबू हमारे समझिएगा, एक घनाभ है, उसको पिघलाया गया है और उसको बनाया गया है गोला।
तो आप जानते हैं इस तरह का जब भी क्वेश्चन आता है तो हम बताते हैं कि एक सॉलिड का जितना वॉल्यूम था जिस सॉलिड में कन्वर्ट हुआ उसके वॉल्यूम के इक्वल ही होगा। तो जब हम इसको कैलकुलेट कर रहे होंगे तो लिखेंगे वॉल्यूम ऑफ क्यूबाइड यानी घनाभ का आयतन बराबर वॉल्यूम ऑफ स्फेयर गोले का आयतन। घनाभ के आयतन के लिए फॉर्मूला होता है लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई, और गोले का आयतन है 4/3 पाई आर का क्यूब, 4/3 पाई आर क्यूब। तो आर का क्यूब रहने दीजिए इसको, बाकी सबको इधर बुला ले रहे हैं तो ये हो जाएगा 49 गुणे 33 गुणे 24 गुणे 3 गुणे 7 बटा 4 गुणे 22 बराबर आर का क्यूब। यहाँ से जो वैल्यू कटने वाला है उसको काट दिया जाए, काट के आप इसको कैलकुलेट कर लिए, देखिए किसके इक्वल आ रहा है, जिसके इक्वल आ रहा हो वो वैल्यू हमारा आंसर हो जाएगा। वैसे वैल्यू आ रहा है 21 के इक्वल, मैं काट दे रहा हूँ यहाँ देखिएगा, ये 4 से कटेगा 24 6 बार में, फिर 11 से कटेगा ये 2 बार में, ये कटेगा 3 बार में, फिर ये 2 से कट जाएगा 6 कितनी बार में, 3 बार में। यहाँ से ये हो रहा है हमारे पास 49 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 7 इज इक्वल टू आर का क्यूब। ये देखिएगा ये 49 है तो ये हो जाएगा 7 इंटू 7 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 7 इज इक्वल टू आर का क्यूब। देखिएगा 3 का पेयर, 3 का हमारे पास 3 का पेयर मिल रहा है और 7 का, तो आर का वैल्यू क्या हो जाएगा 7 3 का 21 सेंटीमीटर हमारा सही आंसर हो जाएगा। आप कैलकुलेट करके इसको पूरा देख लीजिएगा। आगे देखिएगा 16 नंबर क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 16 है, वह द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्यक -3 तथा 4 हैं, -3 तथा 4 हैं, ऐसे शून्य के द्विघात बहुपद को बताना है। और द्विघात बहुपद ऑप्शन में क्या कह दिया है वो, पहला ऑप्शन है x² - x + 12, दूसरा ऑप्शन है x² + x + 12, तीसरा ऑप्शन है x² / 2 - x/2 -6, और डी वाला ऑप्शन है वो 2x² + 2x - 24। देखिएगा इसको कैलकुलेट करना होगा तो हम क्या करेंगे, द्विघात बहुपद के लिए एक फॉर्मूला होता है x² - शून्यकों का योगफल प्लस x प्लस शून्यकों का गुणनफल बराबर 0। ये हो जाएगा x² माइनस शून्य क्या क्या दिए हैं -3 + 4x प्लस शून्यकों का गुणनफल से मतलब हो जाएगा -3 × 4 बराबर 0। ये हो जाएगा x² -x, ये देखिए 4 में से 3 घटेगा +1 और ये माइनस साइन है तो माइनस रहेगा, -x और -12 इज इक्वल टू 0। देखिए इस तरह का कहीं ऑप्शन हमको दिख नहीं रहा है, लेकिन ये वाला ऑप्शन देखेंगे आप तो इससे मिलता जुलता है, क्योंकि ऑल टर्म डिवाइडेड बाई 2 अगर किया जाए तो ये हो जाएगा इस x² / 2 -x/2 और -12/2 जब करेंगे तो ये कट के कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा, और हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा सी वाला। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिएगा,
17 नंबर क्वेश्चन है बाबू, यदि किसी रैखिक समीकरण के युग्म के लिए, यदि किसी रैखिक समीकरण के युग्म के लिए कोई हल न हो, तब समांतर रेखा होगा, समपाती रेखा होगा, प्रतिच्छेदित रेखा होगा, और डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। देखिएगा, जब कभी लीनियर इक्वेशन के लिए हम ग्राफ बनाएंगे और उसका कोई सलूशन नहीं मिलेगा, इसका मतलब है कि वह दोनों लीनियर इक्वेशन कहीं भी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं कर रहा है, अर्थात वो सब क्या होंगे, पैरेलल लाइंस हो जाएंगी। अगर यूनिक सोल्यूशन का होता है, एक सोल्यूशन है, एक सोल्यूशन का मतलब है कि इंटरसेक्टिंग लाइन है, किसी एक पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रही हैं। अगर इनफाइनेटली मेनी सोल्यूशन कहेगा, अनेकों हल हैं, इसका मतलब दोनों जो लाइंस होंगी वह दोनों लाइंस एक दूसरे पर कोइंसाइड हो जाएंगी, यानी समपाती रेखाएं प्राप्त होंगी। तो फिलहाल में ये कहा जा रहा है कि कोई हल नहीं है। तो कोई हल नहीं है का मतलब है कि जब हम ग्राफ बनाएंगे दोनों रैखिक समीकरण के लिए, तो वह ग्राफ कहीं भी एक दूसरे को स्पर्श नहीं करेगा, अर्थात एक दूसरे के समांतर होगा। अगर एक हल कहा होता तो वह दोनों रेखाएं जो होती वह एक दूसरे को कहीं एक बिंदु पर स्पर्श करती, और अनेकों हल का होता तो उस समय दोनों रैखिक समीकरण का जो हम ग्राफ बनाएंगे वह दोनों ग्राफ एक दूसरे पर कोइंसाइड कर जाएगा, समपाती रेखाएं मिलेंगे। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है, क्वेश्चन नंबर 18 है कि यदि cos A इक्वल टू 4/5 हो तब tan A का मान होगा, तब tan A बराबर क्या होगा ये पूछा जा रहा है। और ऑप्शन में है बाबू 3/5, दूसरा ऑप्शन है 3/4, तीसरा ऑप्शन है 4/3 और चौथा ऑप्शन है 5/3। यहाँ से देखिएगा इसका सलूशन, अगर cos A का वैल्यू 4/5 है तो cos A इक्वल टू फॉर्मूला होता है बेस अपान हाइपोटेनस, बेस 4 है, हाइपोटेनस 5 है, तो क्लियर है कि यहाँ से परपेंडिकुलर कितने का हो जाएगा, 3 का। और हमसे पूछा जा रहा, आप निकाल लीजिएगा, ये पाइथागोरस थ्योरम से निकलेगा परपेंडिकुलर का वैल्यू 3। और tan A का वैल्यू पूछा जा रहा है तो tan A इक्वल टू होता है P/B, यानी परपेंडिकुलर बाई बेस। परपेंडिकुलर का वैल्यू 3 है, बेस का वैल्यू 4 है, ऑप्शन हमारा बी वाला सही हो जाएगा। यहाँ से देखिएगा एक क्वेश्चन आपका स्टैटिक्स का होता है। अब चूंकि मैं बहुत लंबा समय ले लिया हूँ तो और समय आपका नहीं लेना चाहता हूँ, आप मीन मोड मीडियन से रिलेटेड एक क्वेश्चन देख लीजिएगा और एक प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन हो जाएगा। एक क्वेश्चन मैं बोल दे रहा हूँ प्रोबेबिलिटी का, आप लगा लेंगे अपने मन से कि यदि कोई घटना घटित ही नहीं होती है तो उस समय उसकी प्रायिकता क्या होगी। ऑप्शन में है 0, 1, इनफाइनाइट, इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर आप कमेंट करके बताइएगा कि अगर किसी घटना के घटने की संभावना 0 है तो उस समय उसकी प्रायिकता क्या होगी, ये आपको बताना है। ठीक है, बाकी इसके बाद मैं जो क्वेश्चंस हैं लॉन्ग क्वेश्चंस उसका वीडियो बना दूंगा, चूँकि वीडियो बहुत लेंदी हो रहा है इसलिए मैं यही वीडियो को रोक रहा हूँ। धन्यवाद।